8 चैप्टर हो गया है। चले तो शुरू करें अब। आइए शुरू करते हैं इसको। पहला प्रश्न, और बिल्कुल ठीक तरह से ध्यान दीजिएगा, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। ऑनलाइन वाले भी प्रश्नों को आराम से देखिए, समझिए और क्लास में ही याद कर लेने का कोशिश कीजिए। पहला प्रश्न है सरल आवर्त गति, सिंपल हार्मोनिक मोशन में जो भौतिक राशि का मान नियत रहता है वह क्या है? तो सरल आवर्त गति, सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि आवर्त गति क्या है। ठीक है, आवर्त गति समझिए, तब आपको क्लियर समझ में आएगा कि सरल आवर्त गति, सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है। आवर्त गति समझाए हुए भी है। आवर्त गति अंग्रेजी में कहते इसे पेरियोडिक मोशन। तो आवर्त गति क्या है? जब कोई वस्तु निश्चित पथ पर, पथ का मतलब रास्ता, वस्तु निश्चित पथ पर, निश्चित का अंग्रेजी कांस्टेंट हो गया, निश्चित समय अंतराल में वस्तु निश्चित पथ पर निश्चित समय अंतराल में अपनी गति बार बार दोहराती रहती है, तो वह आवर्त गति है। समझ गए आवर्त गति? जब वस्तु निश्चित पथ पर निश्चित समय अंतराल में अपने गति को बार बार दोहरा रही है, तो ऐसी गति को क्या कहते हैं? आवर्त गति कहते हैं। ऐसी गति क्या कहते हैं? आवर्त गति कहते हैं। मान लीजिए कि ए और बी के बीच एक पथ है और कोई वस्तु ए से बी पर जा रहा है 5 मिनट में। एक वस्तु ए से बी पर जा रहा है 5 मिनट में, बी से ए पर आ रहा है 5 मिनट में, फिर ए से बी पर जा रहा है 5 मिनट में। तो कैसी गति हो रही है? आवर्त गति हो रही है। आवर्त गति के 3 शर्त हैं। पथ निश्चित होनी चाहिए, समय अंतराल निश्चित होनी चाहिए, गति बार बार दोहराती रहनी चाहिए। आवर्त गति के लिए 3 शर्तों को पूरा करना जरूरी है। पहला शर्त, रास्ता एक ही होनी चाहिए। दूसरा शर्त कि रास्ते पर एक छोर से दूसरे छोर पर चलने के लिए समय अंतराल कांस्टेंट होनी चाहिए और गति बार बार दोहराती रहनी चाहिए। अगर हम मान ले कि ए बी एक पथ है और इस ए बी पथ पर कोई वस्तु ए से बी 5 मिनट में, बी से ए 5 मिनट में, फिर ए से बी 5 मिनट में, फिर बी से ए 5 मिनट में अगर कर रहा है तो ये आवर्त गति है।
चूंकि सीधी रेखा पर गति हो रही है तो ये रैखिक गति भी है, लेकिन साथ साथ रैखिक गति के साथ साथ ये क्या है? आवर्त गति है। कोई भी गति आवर्त गति हो सकता है, बस उसको कितना शर्त पूरा करना। पृथ्वी की गति आवर्त गति है, क्योंकि पृथ्वी निश्चित पथ पर अपने गति को बार बार 365 दिन के अंतराल पर दोहराती रहती है कि नहीं? पृथ्वी जो सूर्य के चारों ओर घूम रहा है, तो पृथ्वी के घूमने का पथ वही है। समय अंतराल 365 दिन का है। अब बार बार वो 365 दिन बाद गति को क्या करते रहता है? दोहराते रहता है। पृथ्वी की गति भी किस तरह की गति है? आवर्त गति है। झूले की गति आवर्त गति होती है। झूला जो झूलता है वो निश्चित पथ पर अपने गति को बार बार क्या करते रहता है? दोहराते रहता है। तो जब कोई वस्तु किसी निश्चित पथ पर निश्चित समय अंतराल में अपने गति को बार बार दोहराते रहे, उसे क्या कहते हैं? आवर्त गति कहते हैं। समय अंतराल निश्चित होनी चाहिए। ये नहीं 5 मिनट में से बी पर आए, अभी से 2 मिनट में चले गए। जब समय अंतराल कांस्टेंट नहीं रहेगा तो वो आवर्त गति नहीं रहे। क्लियर है? बात समझ में आ गई कि ना आपको? तो आवर्त गति समझ गए। अब आप सरल आवर्त गति अपने आप समझ जाइएगा। आवर्त गति अब है आपका सरल आवर्त गति, यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन। ऐसी आवर्त गति सरल आवर्त गति ही है। ऐसी आवर्त गति जिसमें त्वरण एक्सीलरेशन विस्थापन की क्या हो? समानुपाती हो, तब उस आवर्त गति को हम क्या कहेंगे? सरल आवर्त गति। ऐसी आवर्त गति जिसमें त्वरण किसके समानुपाती हो? विस्थापन के समानुपाती हो तथा इनकी दिशा एक दूसरे के विपरीत हो। त्वरण विस्थापन के समानुपाती हो तथा दिशा क्या हो? विपरीत हो। दिशा क्या हो? विपरीत हो, तब वह आवर्त गति क्या है? सरल आवर्त गति। आवर्त गति क्या है समझ ही गए हैं। और आवर्त गति में 2 शर्तों को और जोड़ दीजिए। पहला शर्त त्वरण विस्थापन के समानुपाती हो, दूसरा त्वरण विस्थापन की दिशा एक दूसरे के विपरीत हो। त्वरण और विस्थापन की दिशा एक दूसरे के विपरीत हो, तब वही आवर्त गति आपका क्या हो जाएगा? सरल आवर्त गति। क्लियर हो गया? बात समझ गए ना? जब कोई वस्तु निश्चित पथ पर निश्चित समय अंतराल में अपने गति को बार बार दोहराती रहती है, तो वह कौन सी गति है? आवर्त गति है। क्लियर? सरल आवर्त गति ऐसी आवर्त गति जिसमें त्वरण विस्थापन के क्या हो? समानुपाती हो और दिशा विपरीत हो, उसे क्या कहते हैं? सरल आवर्त गति कहते हैं। क्लियर हो गया? बात समझ गए? कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, तो आवर्त गति और सरल आवर्त गति का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। आवर्त गति में कितने शर्तों को जोड़ने पर वे सरल आवर्त गति बन जाएगा? 2 शर्त। आवर्त गति में कितने शर्तों को जोड़ने पर वो सरल आवर्त गति बन जाएगा? कितने? पहला शर्त त्वरण विस्थापन के समानुपाती हो और तथा दिशा, ये दोनों शर्त जुड़ेगा तब आवर्त गति सरल आवर्त गति बनेगा। क्लियर? तो हम आवर्त गति और सरल आवर्त गति समझ गए ना? अब कह रहे कि सरल आवर्त गति में जो भौतिक राशि का मान नियत रहता है, कांस्टेंट रहता है, वो कौन है? तो इसके लिए हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं जो वस्तु सरल आवर्त गति के उदाहरण है। वहां पर चेक करते हैं कि क्या समान रहता है। एक बात समझ लीजिए कि आवर्त गति में कांस्टेंट रहता क्या? पथ। आवर्त गति, सरल आवर्त गति भी क्या है? आवर्त गति है। बस 2 शर्त और आवर्त गति में जुड़ता है तब वो सरल आवर्त गति बनता है। तो आवर्त गति में नियत कौन है?
पथ। नियत कौन है? पथ। ऑप्शन में है पथ? नहीं है। उसके बाद नियत क्या है? समय अंतराल। और समय अंतराल को क्या कहते हैं? आवर्तकाल। और कुछ नियत है? नहीं है नियत। तो आवर्त गति या सरल आवर्त गति में वस्तु का पथ कांस्टेंट रहता है और समय अंतराल कांस्टेंट रहता है। यानी क्या कांस्टेंट रहता है? आवर्तकाल कांस्टेंट रहता है। क्लियर? सरल आवर्त गति में जो भौतिक राशि का मान नियत रहता है वह भौतिक राशि समय अंतराल है और आवर्तकाल है। कोई दिक्कत? समझ में आ गई कि नहीं? सरल आवर्त गति क्या है ये समझ गए कि नहीं? कोई दिक्कत नहीं ना? आवर्त गति समझे? निश्चित पथ पर निश्चित समय अंतराल में अपने गति को बार बार क्या कर रहा है? दोहरा रहा है। उसे क्या कहते हैं? आवर्त गति में कितने शर्तों को जोड़े हैं? 2 शर्त को। त्वरण विस्थापन के क्या हो? समानुपाती हो तथा दिशा क्या हो? उसे हम क्या कहते हैं? सरल आवर्त गति। क्लियर? तो पहला प्रश्न आपका आंसर क्या हो गया? बी हो गया। और उसके बाद यह भी याद रखना है कि विस्थापन, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, बल ये सब कांस्टेंट नहीं होता है। ये सब घटते बढ़ते रहता है। ये सब क्या होते रहता है? घटते बढ़ते रहता है। नेक्स्ट, सरल आवर्त गति में त्वरण बताए किसके समानुपाती होता है? किसके? विस्थापन के समानुपाती होता है। सरल आवर्त गति में त्वरण विस्थापन के समानुपाती होता है और दिशा एक दूसरे के विपरीत होता है। दिशा एक दूसरे के विपरीत होता है। क्लियर? सरल आवर्त गति में त्वरण विस्थापन के समानुपाती होता है और एक साथ एक पॉइंट ये भी याद रखना है कि त्वरण तथा विस्थापन की दिशा एक दूसरे के विपरीत होता है। एक दूसरे के विपरीत होता है। क्लियर? तो सरल आवर्त गति में त्वरण समानुपाती होता है विस्थापन के और दोनों की दिशा एक दूसरे के विपरीत होता है। दोनों की दिशा एक दूसरे के विपरीत होता है। क्लियर? सरल आवर्त गति में वेग और त्वरण के बीच का जो फेज डिफरेंस होता है 90 डिग्री होता है। याद रखिएगा, वेग और त्वरण के बीच का फेज डिफरेंस कितना होता है? 90 डिग्री होता है। सरल आवर्त गति में त्वरण और विस्थापन की दिशा एक दूसरे के विपरीत होता है। और दिशा एक दूसरे के विपरीत होगा तो फेज डिफरेंस कितना का होगा? 180 डिग्री का होगा। यानी कितना? याद रखिएगा कि सरल आवर्त गति में, मतलब सरल आवर्त गति में वेग और त्वरण के बीच का एंगल कितना बनता है? 90 डिग्री बनता है। वेग और त्वरण के बीच का एंगल कितना बनता है? 90 डिग्री बनता है। और त्वरण और विस्थापन के बीच का एंगल कितना बनता है? 180 डिग्री। याद रखिए, क्योंकि सरल आवर्त गति के कई सारे टर्म को समझने के लिए डिफरेंशिएशन यानी कि कैलकुलस की आवश्यकता पड़ती है। तो उतना में तो हम जाएंगे नहीं। आप उसको याद रखिए कि सरल आवर्त गति सिंपल हार्मोनिक मोशन के वस्तु के वेग और त्वरण के बीच कोण कितना बनता है? अगर दोनों तरफ पूछ दे कि वेग और त्वरण के बीच का एंगल कितना होता है? 90 डिग्री। या वेग और त्वरण के बीच का फेज डिफरेंस कितना होता है? 90 डिग्री। और त्वरण और विस्थापन तो आप सीधा समझ गए हैं कि सरल आवर्त गति में त्वरण विस्थापन की दिशा एक दूसरे के विपरीत होती है। और त्वरण और विस्थापन की दिशा एक दूसरे के विपरीत होगा, उनके बीच कोण कितना बनेगा? 180 डिग्री। 180 डिग्री यानी कितना? पाई। 180 डिग्री मतलब पाई। सरल आवर्त गति में किसी कण के लिए माध्यमान स्थान पर होती है। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं। माध्यमान क्या होता है? माध्यमान क्या होता है इसका एक एग्जांपल लेते हैं।
सिंपल पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम, यह है सिंपल पेंडुलम यानी सरल लोलक, सरल लोलक, सिंपल पेंडुलम। और सिंपल पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम किस तरह की गति करती है? आवर्त गति करती है। किस तरह की गति करती है? आवर्त गति। और सिंपल पेंडुलम आवर्त गति करती है और वे सरल आवर्त गति के शर्तों का भी पालन करती है। तो सिंपल पेंडुलम सरल लोलक जो प्राय घड़ी सब में लगा होता है, उसकी गति क्या होती है? सरल आवर्त गति होता है। इसको शॉर्ट में SHM भी बोलते हैं। तो सरल लोलक की गति, सरल लोलक की गति कैसी गति होती है? आवर्त गति होती है। सरल लोलक की गति कैसी गति होती है? आवर्त गति होती है। अब इस सरल लोलक की जो गति है तो इस तरह आगे पीछे गति होती है, आगे पीछे होती है। तो आगे पीछे से इस गति होती है तो इस स्थान को कहते हैं माध्यमान। इसको क्या कहते हैं? माध्यमान। इसको कहते हैं अंत बिंदु, लास्ट पॉइंट, मीन पॉइंट। इसको भी क्या कहते हैं? अंत बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? अंत बिंदु कहते हैं। क्लियर हो गया? माध्य बिंदु और अंत बिंदु समझ गए? समझे कि नहीं समझे? यह सरल लोलक है। सरल लोलक की गति आवर्त गति होती है और यह सरल आवर्त गति के शर्तों को पूरा करता है। तो इसकी गति आवर्त गति के साथ साथ कौन सी गति है? सरल आवर्त गति है। सरल आवर्त गति में दो बिंदु होते हैं, माध्य बिंदु और अंत बिंदु। अंत बिंदु दोनों तरफ होते हैं। तो माध्य बिंदु क्या है और अंत बिंदु क्या है, इस बात को समझे कि नहीं समझे? अब ध्यान दीजिए कि सरल आवर्त गति कर रहा कोई कण जब माध्य बिंदु पर होता है, जब माध्य बिंदु पर या माध्य मान पर होता है तो इसका वेग और गतिज ऊर्जा, वेग और गतिज ऊर्जा क्या होता है? महत्तम होता है। वेग और गतिज ऊर्जा क्या होता है? जब सरल आवर्त गति कर रहे कोई वस्तु, कोई कण अपने माध्य बिंदु पर होता है तो उसका वेग और गतिज ऊर्जा क्या होता है? महत्तम होता है। वेग और गतिज ऊर्जा क्या होता है? महत्तम होता है। वेग और गतिज ऊर्जा क्या होता है? महत्तम। अब बाकी सब कुछ शून्य। आपसे पूछेगा कि सरल आवर्त गति करते हुए कण का माध्य बिंदु पर त्वरण कितना होता है? 0। विस्थापन कितना होता है? 0। बल कितना लगता है? 0। स्थितिज ऊर्जा कितना होता है? 0। माध्य मान पर वेग और गतिज ऊर्जा महत्तम, बाकी सब कुछ 0, बाकी सब कुछ 0। क्लियर? और वही अंत बिंदु पर आइएगा तो वेग और गतिज ऊर्जा अंत बिंदु पर 0 हो जाएगा। और अंत बिंदु पर वस्तु का स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, त्वरण, विस्थापन, ये सब कुछ क्या हो जाता है? महत्तम हो जाता है। ये सब कुछ क्या हो जाता है? महत्तम हो जाता है। तो माध्य मान पर वेग और गतिज ऊर्जा महत्तम, बाकी सब कुछ 0। अंत बिंदु पर, दोनों अंत बिंदु पर, दोनों ही अंत बिंदु पर स्थितिज ऊर्जा, त्वरण, विस्थापन महत्तम, बाकी सब कुछ 0। क्लियर हुआ? बात को समझे कि नहीं? जब कोई वस्तु सरल आवर्त गति करती है तो अपने गति को बार बार दोहराते रहती है। उस दोहराने के क्रम में एक माध्य बिंदु होता है, 2 अंत बिंदु होता है। सरल आवर्त गति कर रहे कण जब अपने माध्य बिंदु पर होता है, माध्य मान पर होता है, तो उसका वेग और गतिज ऊर्जा क्या होता है? महत्तम। उसका वेग और गतिज ऊर्जा क्या होता है? महत्तम, बाकी सब कुछ 0। और जब अंत बिंदु पर होता है तो स्थितिज ऊर्जा, त्वरण और विस्थापन क्या होता है? महत्तम। स्थितिज ऊर्जा, त्वरण, विस्थापन क्या होता है? महत्तम। क्लियर? अब बाकी सब कुछ। आपसे पूछेगा माध्यमान पर स्थितिज ऊर्जा कितना होता है? 0। माध्यमान पर त्वरण कितना होता है? 0।
माध्यमान पर विस्थापन कितना होता है? 0। अंत बिंदु पर गतिज ऊर्जा कितना होता है? 0। अंत बिंदु पर वेग कितना होता है? 0। क्लियर? बाकी सब कुछ समझ में आ गई कि नहीं आ गई? वैसे याद रखना है इसको। क्लियर हुआ? कौन चीज कहां पर 0 होगा, कहां पर महत्तम होगा? क्लियर हुआ? बात को समझे कि नहीं? सरल आवर्त गति कर रहे किसी कण के लिए माध्यमान पर होती है महत्तम ऊर्जा, नहीं महत्तम गतिज ऊर्जा। महत्तम गतिज ऊर्जा। क्लियर? फिजिक्स का आंसर नहीं डाले हैं? अरे कितना बार बोले थे आंसर डाल दो। अरे डालो ना, कौन डाल दो, गलत है सही हम बढ़ा रहे हैं ना, डाल दो उसको। गलत है सही है। 6 नंबर आंसर के लिए मार कर रहा है विद्यार्थी के पास लूसेंट है, उसका क्वेश्चन अभी तक याद नहीं किया है, स्टडी मटेरियल क्वेश्चन याद करेगा। ठीक है, 6 नंबर बहुत आता है कि मटेरियल का आंसर दे दीजिए, आंसर दे दीजिए, याद कर लीजिएगा, आधा समझ में नहीं आएगा। ठीक है, जब आप के पास लूसेंट उतना दिन से था, नहीं रटे, मटेरियल रट लीजिएगा, और जिसमें बहुत कुछ छुपा के मटेरियल लॉन्च करते हैं। 6 नंबर बहुत क्वेश्चन तो जानबूझकर उसमें गलत रहता है। क्लास में पढ़ा रहे हैं, एक एक करके आंसर दे रहे हैं, रट लीजिएगा। रटना है तो लूसेंट को रटिए ना। ठीक है, हम तो कहते हैं हमारा स्टडी मटेरियल जाकर रटिएगा, दिमाग खराब कर देगा आपको। इससे अच्छा जाकर लूसेंट रट लीजिए, नहीं रिजल्ट होगा तब ना हमको कहिएगा। रटना है तो एक से एक बुक मार्केट में अवेलेबल है। 6 नंबर डालो, उसको डालो। इनमें किसका त्वरण एक समान है? किसका त्वरण एक समान है? वृत्तीय गति नहीं। सरल आवर्त गति में तो त्वरण विस्थापन के समानुपाती है। विस्थापन बढ़ेगा त्वरण बढ़ेगा, विस्थापन घटेगा त्वरण। त्वरण जो समान होता है स्वतंत्र रूप से गुरुत्व के अधीन गिर रही वस्तु का स्वतंत्र रूप से वस्तु जो नीचे गिर रही है, स्वतंत्र रूप से जो वस्तु नीचे गिर रही है उसका त्वरण क्या होता है? एक समान होता है सभी वस्तुओं के लिए। और वो एक समान त्वरण कौन है? क्लियर? यानी कि वृत्तीय गति में भी त्वरण परिवर्तनशील होता है। वृत्तीय गति में भी त्वरण परिवर्तनशील होता है। सरल आवर्त गति में भी त्वरण विस्थापन के समानुपाती होता है, तो त्वरण एक समान तो नहीं होता है। स्वतंत्र रूप से गुरुत्व के अधीन गिर रही वस्तु का त्वरण एक समान होता है। स्वतंत्र रूप से गुरुत्व के अधीन गिर रही वस्तु का त्वरण एक समान होता है। वो किसके बराबर होता है? जी के बराबर होता है। और जी का मान 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। और ये जो त्वरण समान होता है सभी वस्तुओं के लिए, चाहे 1 ग्राम की वस्तु गिर रही हो, चाहे 1 केजी की वस्तु गिर रही हो, चाहे कितना भी द्रव्यमान की वस्तु क्यों ना गिर रही हो, कितना द्रव्यमान की वस्तु क्यों ना गिर रही हो, सबके लिए जी का मान क्या होता है? समान होता है। अर्थात त्वरण क्या होता है? समान होता है। तो स्वतंत्र रूप से गुरुत्व के अधीन गिर रही वस्तु का त्वरण क्या होता है? समान होता है। यानी जी का मान 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के बराबर होता है। तो ये आपका आंसर होगा 6 का बी। वृत्तीय गति में भी त्वरण परिवर्तनशील रहता है। वृत्तीय गति में भी त्वरण क्या रहता है? परिवर्तनशील रहता है। सरल आवर्त गति में भी त्वरण बदलते रहता है, क्योंकि वो विस्थापन के समानुपाती होता है। विस्थापन बढ़ेगा त्वरण बढ़ेगा। तो त्वरण एक समान कब रहता है? जब स्वतंत्र रूप से वस्तु गुरुत्व के अधीन गिर रही हो।
ध्यान दीजिए, सरल आवर्त गति करते हुए किसी कण के पथ की लंबाई 0.1 मीटर है। इसका आवर्तकाल कितना है? 10 सेकंड। कण का महत्तम वेग क्या होगा? कण का महत्तम वेग क्या होगा? कण का महत्तम वेग क्या होगा? तो सरल आवर्त गति करते हुए कण के पथ की लंबाई क्या है? 0.1 मीटर। आवर्तकाल कितना है? 10 सेकेंड। कण का महत्तम वेग निकाले। अब यहां पर पहले याद कीजिए कि महत्तम वेग होता है मैक्सिमम वेलोसिटी बराबर ए ओमेगा। ए यहां पर क्या है? आयाम है, और ओमेगा क्या है? कोणीय वेग है। क्लियर? तो अगर सरल आवर्त गति में महत्तम वेग निकालना है, महत्तम वेग निकालना है, तो महत्तम वेग बराबर क्या होता है? ए ओमेगा। ए ओमेगा, और ए का मतलब यहां पर क्या है? आयाम। ओमेगा बराबर कोणीय वेग। क्लियर? तो महत्तम वेग निकालने के लिए आपको क्या जानना पड़ेगा? आयाम, जिसको अंग्रेजी में एम्पलीट्यूड कहते हैं, और कोणीय वेग। तो आयाम किसको कहते हैं? तो ध्यान रखिएगा, जैसे कि ये सरल आवर्त गति कर रहा है, पेंडुलम है, तो आयाम क्या कहते हैं? माध्य बिंदु से एक अंत बिंदु के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? आयाम कहते हैं। ठीक है ना? यहां से यहां या यहां से यहां की दूरी को क्या कहते हैं? आयाम कहते हैं। एक वस्तु सरल आवर्त गति कर रही है, एक वस्तु सरल आवर्त गति कर रही है, तो एक वस्तु जो सरल आवर्त गति कर रही है, तो उसके माध्य बिंदु से अंत बिंदु के बीच के दूरी को क्या कहते हैं? आयाम कहते हैं। माध्य बिंदु से अंत बिंदु के बीच के दूरी को क्या कहते हैं? आयाम कहते हैं। क्लियर? और अगर आयाम माध्य बिंदु से अंत बिंदु के बीच की दूरी को कहते हैं, तो आयाम पथ के लंबाई का आधा होता है। यहां से यहां तक पथ की और इसकी आधी दूरी, तो इसका मतलब सरल आवर्त गति कर रही वस्तु के पथ का लंबाई जितना है उसका आधा कर दीजिएगा, वो क्या कहलाएगा? आयाम कहलाएगा। सरल आवर्त गति कर रहे वस्तु के पथ के लंबाई के आधे को क्या कहते हैं? आयाम कहते हैं। और पथ की लंबाई कितना है? 0.1 मीटर। तो आयाम कितना हो जाएगा? 0.1/2। क्लियर? अब कोणीय वेग बराबर होता है 2π/t। कोणीय वेग ओमेगा बराबर 2π/t, जहां t आवर्तकाल है। जहां t क्या है? आवर्तकाल है। जहां t क्या है? आवर्तकाल है। तो 0.1/2 और 2π, आवर्तकाल कितना है? 10। तो 2 कट गया है, और दशमलव हटा दीजिएगा, नीचे में 100 आ जाएगा, यानी π/100, यानी कि 0.01 π मीटर पर सेकेंड। क्लियर? केमिस्ट्री का आंसर मिला? हाँ, 8 तक डाल दिए हैं, और कहीं डाले हैं? अच्छा, केमिस्ट्री का भी 8 तक डाल दिया गया है। अब 1-2 क्वेश्चन गलत होता है, स्वाभाविक है, यानी आंसर जो डाला गया है, ध्यान दीजिएगा ऑनलाइन वाले सब, कि 1-2 क्वेश्चन गलत होता ही होता है। और जो क्वेश्चन का उत्तर गलत होगा वो आपको पता चल जाएगा गलत है, प्राय हल्के क्वेश्चन गलत होता है। ठीक है ना? बाकी सब सही आंसर है। कहिए ऑनलाइन वाले दोस्तों, यहां पर सवाल को समझे कि नहीं समझे? ऑनलाइन वाले का इतना प्रश्न ही रहता है ना
ये नहीं हो गया है, वो हो गया है, एडमिट कार्ड आ गया है, परीक्षा है, ठीक है। ये पढ़ा रहे हैं, कितना बेहतरीन तरीके से करवा रहे हैं। क्लियर हुआ? कोई दिक्कत? नेक्स्ट। सब कुछ हड़बड़ा रहा, उसमें भी कुछ करा, फिर से समझाइए, समय है तब फिर से फॉर्म भरकर फिर से नौकरी का तैयारी करना पड़ा। 8 नंबर, जो नहीं समझे 7 वो 8 पर ध्यान दीजिए। चलिए, बहुत लोग समझ गए हैं। 8 नंबर, सरल आवर्त गति। सरल आवर्त गति कर रहे कण का 0.04 मीटर लंबे पथ पर महत्तम वेग 0.16 मीटर पर सेकेंड है। कण द्वारा प्रति सेकेंड पूरा किया गया यह दोलन हुआ, दोलन की जगह दोलन प्रति सेकेंड दोलन की संख्या क्या होगी? एक बार फिर हम एग्जाम्पल लेते हैं। सरल आवर्त गति कर रहे एक वस्तु का, जिसका बेहतरीन उदाहरण है सिंपल पेंडुलम की गति। सिंपल पेंडुलम की गति, तो ये सिंपल पेंडुलम है। अब कहिए सिंपल पेंडुलम तो ऐसे नहीं होता है, तो ऐसे नहीं होता, एक ही होता है, आगे पीछे स्थितियों को दर्शा रहे हैं। ये सिंपल पेंडुलम है और ये आगे पीछे गति कर रहा है। क्लियर? अब देखिए, यहां से यहां तक की जो दूरी है इसको कहते हैं पथ की लंबाई। क्लियर? एक अंत बिंदु से दूसरे अंत बिंदु के बीच की दूरी को कहते हैं पथ की लंबाई। और आयाम एम्पलीट्यूड आयाम बराबर होता है पथ की लंबाई बटे 2। और आयाम का परिभाषा है माध्य बिंदु से महत्तम विस्थापन की दूरी को आयाम कहते हैं। माध्य बिंदु से महत्तम विस्थापन की दूरी को आयाम कहते हैं। माध्य बिंदु से महत्तम विस्थापन पथ के लंबाई का आधा होता है। पथ के लंबाई का आधा होता है। क्लियर? माध्य बिंदु से पथ के लंबाई, माध्य बिंदु से अंत बिंदु के बीच के दूरी को क्या कहते हैं? जो पथ के लंबाई का आधा हो जाएगा। क्लियर हो गया? अब है एक दोलन को और क्या कहते हैं? कंपन। दोलन कंपन एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, अलग अलग नहीं है। अंग्रेजी में वाइब्रेशन कहते हैं या वाइब्रेटरी मोशन भी कहते हैं। तो एक दोलन या एक कंपन हो गया, ये कब होगा? ये सरल आवर्त गति कर रही सिंपल पेंडुलम एक दोलन या एक कंपन कब पूरा करेगा? तो ध्यान दीजिएगा, एक दोलन या एक कंपन कब पूरा करेगा? सरल आवर्त गति कर रहे कोई वस्तु माध्य बिंदु से अंत बिंदु, पहला अंत बिंदु से दूसरा अंत बिंदु, और दूसरा अंत बिंदु से फिर माध्य बिंदु पर आ गया, तब हम कहेंगे कि एक दोलन पूरा हो गया, एक कंपन पूरा हो गया। क्लियर? तो कोई वस्तु जो सरल आवर्त गति कर रही है वो एक दोलन या एक कंपन पूरा कर लिया, उसका मतलब आप समझे कि नहीं समझे? जैसे इस सैंपल पेंडुलम ने एक दोलन या एक कंपन पूरा कर लिया, तो एक दोलन एक कंपन जो पूरा कर लिया, तो ये कब पूरा कर लिया? तो माध्य से अंत, अंत से पहला अंत से और दूसरा अंत से पुनः माध्य पर आ जाएगा, तो हम कहेंगे कि इन्होंने एक दोलन पूरा कर लिया, एक दोलन पूरा कर लिया। क्लियर हो गया? तो सरल आवर्त गति कर रहे वस्तु का आयाम उसके पथ के लंबाई का आधा होता है। सरल आवर्त गति कर रहे कोई वस्तु कोई कण के माध्य बिंदु से
अंत बिंदु के बीच के दूरी को क्या कहते हैं? आयाम कहते हैं। या सरल आवर्त गति कर रहे कोई वस्तु, कोई कण के माध्य बिंदु से महत्तम विस्थापन को क्या कहते हैं? आयाम कहते हैं। माध्य बिंदु से महत्तम विस्थापन को क्या कहते हैं? आयाम कहते हैं। दोलन समझ गए कि नहीं? एक दोलन एक कंपन कब होगा, समझ गए? अब एक और चीज समझ लीजिए, आवर्त काल। आवर्त काल टाइम पीरियड। आवर्त काल एक दोलन या कंपन करने में लगा समय। एक दोलन या एक कंपन करने में लगा समय क्या कहलाता? एक दोलन कब होगा? क्लियर हुआ? यहां से माध्य से पहला अंत बिंदु से दूसरा अंत बिंदु से माध्य बिंदु, तो एक दोलन या एक कंपन हो गया। एक दोलन या एक कंपन होने में लगा समय को आवर्त काल कहते हैं। सरल आवर्त गति कर रहे वस्तु को एक दोलन या एक कंपन करने में लगा समय को क्या कहते हैं? आवर्त काल कहते हैं। बच गया आवृत्ति, उसको भी समझ लीजिए। आवृत्ति किसे कहते हैं? आवृत्ति फ्रीक्वेंसी। एक सेकेंड में होने वाले कंपन की संख्या को, एक सेकेंड में होने वाले कंपन के संख्या को आवृत्ति कहते हैं। क्लियर? एक सेकेंड में जितना कंपन होगा उस कंपन की संख्या को क्या कहेंगे? आवृत्ति कहेंगे। और आवृत्ति वास्तव में क्या है? संख्या है। फिर भी हेनरिक हर्ट्ज को सम्मान देने के लिए इसका मात्रक क्या बना दिया गया? हर्ट्ज। जैसे आपको कह दिया कि किसी तरंग की आवृत्ति 20 हर्ट्ज है, किसी तरंग की आवृत्ति या किसी कण की आवृत्ति 20 हर्ट्ज है, तो इसका मतलब है कि एक सेकंड में कितनी बार कंपन कर रहा है? 20 बार कंपन कर रहा है। किसी कण किसी वस्तु की आवृत्ति 200 हर्ट्ज है, तो इसका मतलब है कि वो एक सेकंड में कितनी बार कंपन कर रहा है? 200 बार कंपन कर रहा है। और एक बार कंपन करने का क्या मतलब हुआ? देखे ना, एक सेकंड में जब 200 बार कंपन हुआ तो आवृत्ति 200 हर्ट्ज। एक सेकंड में 20 बार कंपन हुआ तो आवृत्ति 20 हर्ट्ज। क्लियर? एक चीज और समझ लीजिए, आवृत्ति और आवर्त काल के बीच का संबंध। आवृत्ति और आवर्त काल के बीच का संबंध को भी जान ले। क्या? आवर्त काल। सबसे पहले आवर्त काल एक कंपन करने में लगा समय क्या कहलाता है? और दूसरा आवृत्ति। आवृत्ति जिसको प्रायः एन में सूचित किया जाता है। एक सेकेंड में होने वाले कंपन की संख्या। एक सेकेंड में होने वाले कंपन की संख्या, इसको क्या कहते हैं? आवृत्ति कहते हैं। एक कंपन करने में लगा समय आवर्तकाल। एक सेकेंड में होने वाले कंपन की संख्या आवृत्ति। क्लियर? अब आवर्तकाल को हम टी मान ले। आवर्तकाल को क्या मान ले? टी। तो आवर्तकाल वो समय है जितना में कितना कंपन होता है। तो टी अगर आवर्तकाल है तो 30 सेकेंड में एक कंपन होगा। आवर्तकाल को क्या मान ले? टी। और आवर्तकाल वो समय है जितने समय में कितना कंपन होता है। तो टी सेकेंड में एक कंपन, तो एक सेकेंड में 1/T कंपन। एक सेकेंड में कंपन की संख्या को
आवृत्ति। तो 1 सेकंड में कितना कंपन? तो आवृत्ति n बराबर 1/t होगा, और आवृत्ति n बराबर 1/t, तो n इंटू टी इक्वल टू 1, यानी कि आवृत्ति गुना आवर्तकाल का गुणनफल, आवर्तकाल का गुणनफल कितना होता है? 1 होता है। तो आवर्त और आवृत्ति और आवर्तकाल के बीच का संबंध यह है कि दोनों का गुणनफल हमेशा 1 होता है, दोनों का गुणनफल हमेशा 1 होता है। किसी सरल आवर्त गति कर रहे किसी कण की आवृत्ति और आवर्तकाल का गुणनफल कितना होता है? 1 होता है। क्लियर? कोई भी आवर्त गति कर रहे किसी कण का आवृत्ति और आवर्तकाल का गुणनफल कितना होता है? 1 होता है। सब कुछ समझ में आ गया? सरल आवर्त गति में जो जो टर्म यूज होते हैं वो समझ गए? सब समझ में आ गया कि नहीं? एक बार हम फिर से बता देते हैं। सरल आवर्त गति कर रहे कण अपने माध्य स्थिति से एक और जितनी अधिकतम दूरी या विस्थापन तय करेगी उसे आयाम कहते हैं। आयाम पथ की लंबाई का आधा होता है। आयाम पथ के लंबाई का आधा होता है। जब कोई सरल आवर्त गति कर रहे कण माध्य से अंत बिंदु, अंत से दूसरे अंत बिंदु, दूसरे अंत बिंदु से माध्य बिंदु पर आते हैं तो कहते एक दोलन या एक कंपन पूरा, एक दोलन एक कंपन पूरा हो गया। एक दोलन या एक कंपन पूरा करने में लगा समय को आवर्तकाल कहते हैं। 1 सेकेंड में होने वाले कंपनों की संख्या को, 1 सेकेंड में होने वाले कंपनों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। आवृत्ति और आवर्तकाल का गुणनफल कितना होता है? 1 होता है। क्लियर? बात समझ गए? अब आइए सवाल पर। सरल आवर्त गति कर रहे कण का 0.04 मीटर लंबे पथ पर महत्तम वेग 0.16 मीटर पर सेकेंड है। कण द्वारा प्रति सेकेंड पूरा किया गया दोलन की संख्या कितनी है? दोलन की संख्या, दोलन की संख्या। आइए सवाल को बनाते हैं। यार में सारा समझ में आ गया? सबके बिहार पुलिस में इन्हें पूछेगा, अब पूछ देगा। ऐसा ऐसा भारी भारी पूछा है बिहार पुलिस। ठीक है, चलिए अब ध्यान दीजिए। एडमिट कार्ड जिनका जिनका आ गया है, बिहार पुलिस के बारे में बात कर रहे हैं। अब वो क्या करे हैं? ठीक है, अब उसका क्या करे? अब क्या रणनीति होनी चाहिए? अब कोई रणनीति बनाइएगा वो काम करेगा ही नहीं। जो सच्चाई है जान लीजिए। जिनका जिनका बिहार पुलिस है एडमिट कार्ड आ गया है वो तो आना ही है। परीक्षा है तो एडमिट कार्ड आया है। अब बहुत एडमिट कार्ड आया होगा और भी कई फॉर्म भरे, एडमिट कार्ड ऐसे आते रहता है। ठीक है, एडमिट कार्ड आना बहुत बड़ी उपलब्धि ही नहीं है। सवाल यह है कि आपने जितना प्रश्न किया, अब समय है उन प्रश्नों को याद करने का। हम तो शुरू से ही कह रहे हैं कि प्रश्न करिए। जितने प्रश्न कराए, चाहे टेस्ट के माध्यम से कराया गया प्रश्न हो, चाहे क्लास में हम फिजिक्स का अभी तक 8 चैप्टर खत्म कर रहे हैं। अब बाकी है वो लगता हमको खत्म हो जाएगा, फिजिक्स में कोई दिक्कत होगी नहीं। ठीक है, बायोलॉजी तो खत्म ही हो गया है इस बैच में, बिहार पुलिस बैच में। उन सारे प्रश्नों को याद कीजिए। कोई नया चीज मत पढ़िए, कोई नया चीज नहीं पढ़िए। नया चीज पढ़िएगा पढ़ नहीं पाइएगा। तो जो हो गया सो हो गया। जितने प्रश्न आपको क्लास में करवाया गया है उतने प्रश्न आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, हम शुरू से ही कर रहे हैं कि याद
शुरू से ही करते जाइए। कोई परीक्षा ये नहीं कि 3 महीना पहले अलग की रणनीति होती है, 2 महीने बाद अलग रणनीति होती है, 15 दिन पहले अलग रणनीति होती है। ऐसा कुछ नहीं होता है। रणनीति एक ही है कि प्रश्न आपको याद है कि नहीं। नहीं याद है, नहीं याद हो रहा है तो श्योर है आप नौकरी करने के योग्य नहीं है। क्योंकि बिहार के ही लड़का बहुत है जिसको याद हो रहा है, उसे याद करने में मजा आ रहा है, वो नौकरी के योग्य है। बहुत तो ये भी प्रश्न करता कि याद हो ही नहीं रहा है तो भाई छोड़ दो पढ़ाई, दूसरा काम करो। याद नहीं हो रहा है, इसके लिए क्या किया जा सकता है? तो याद हो ही नहीं रहा है। बहुत ये भी प्रश्न लेकर आता है कि याद हो ही नहीं रहा है, अभी नहीं याद हो रहा तो छोड़ दीजिए, दूसरा काम करिए। थोड़े भारत तभी चलेगा जब आप नौकरी करिएगा। अब बहुत तो ऐसा नहीं कि पढ़ने में मजा नहीं आ रहा है, मतलब पढ़ाई मजा का चीज है, मजा आनी चाहिए। तो ऐसे ऐसे प्रश्न होते हैं। अब बहुत क्या है कि 6 महीना 7 महीना कुछ नहीं पढ़ा, अब 2 महीना मुझको सब कुछ पढ़ा चाहिए, मतलब 1 साल से जो तैयारी करा बेवकूफ है। तो 2 महीना में बहुत कुछ नहीं हो सकता है, जितना हो रहा है उसको बेस्ट करिए। 8 नंबर, अब फिर एक करा कि एडमिट कार्ड आ गया, समझ में नहीं आ रहा क्या करे, मेरा तबीयत खराब लग रहा है, कहीं बीमार ना है। हाँ, एक देखिए, कोई खासकर बिहार पुलिस का जो भी स्टूडेंट है वो समझने के लिए तैयार नहीं है कि वो जिंदगी का सबसे बड़ा काम कर रहा है। अगर बिहार पुलिस का कोई तैयारी कर रहा है, वो अपनी जिंदगी में कई सारे कामों को अंजाम दिया होगा, वो सबसे बड़ा काम है उसका क्या? अभी पढ़ाई। कभी कभी क्या छोटे मोटे काम के लिए पढ़ाई को टाल देता है। हम तो ऐसा भी देखे घूमने के लिए पढ़ाई को टाल दिया गया है। अरे भाई साहब, आप नौकरी का तैयारी कर रहे हैं, मैट्रिक परीक्षा, ग्रेजुएशन का पार्ट 1 2 का परीक्षा देने का तैयारी नहीं कर रहे हैं, तो किसी को मन नहीं लगता है, किसी को दिक्कत होता है, मजा नहीं आता है, तो आप याद रखिए कि आप अपने जिंदगी का सबसे भारी कामों को अंजाम दे रहे हैं। पूरा मन लगा कर करिए और ठान लीजिएगा आप तो नहीं होगा तो ऐसा हो नहीं सकता है। आइए 8 नंबर बताते हैं। सरल आवर्त गति कर रहे कण का 0.04 मीटर लंबे पथ पर महत्तम वेग 0.16 मीटर पर सेकेंड। कण द्वारा प्रति सेकेंड पूरा किए गए दोलनों की संख्या। महत्तम वेग आपको बताए थे, सरल आवर्त गति कर रहे कण का महत्तम वेग बराबर आयाम गुना कोणीय वेग। कोणीय वेग भी मैक्सिमम बराबर ए ओमेगा। क्लियर? अब आयाम पथ की लंबाई का यदि भी मैक्सिमम दिया हुआ कितना, मैक्सिमम वेलोसिटी 0.16 बराबर आयाम कितना होगा 0.04 पथ की लंबाई है ना, तो इसका आधा क्या होगा, इसका आधा क्या होगा, तो 0.04/2 गुना ओमेगा। ठीक है, गुना ओमेगा। अब ये तो कट गया जी 0.02, तो ओमेगा बराबर 0.16/0.02 बराबर कितना हो गया 8। तो कोणीय वेग ओमेगा बराबर कितना निकल गया 8 निकल गया। कोणीय वेग ओमेगा बराबर कितना निकल गया 8 निकल गया। अब ध्यान दीजिए कि प्रति सेकेंड दोलन की संख्या निकालने के लिए कर रहा, तो ओमेगा बराबर 2 पाई बाय टी, जहां टी आवर्तकाल है, या
ओमेगा बराबर 2 पाई एन। तो प्रति सेकेंड दोलन, दोनों फॉर्मूला होता है, प्रति सेकेंड दोलनों की संख्या। अब आवृत्ति और आवर्तकाल के बीच का संबंध बताए थे ना, एन बराबर 1 बाय टी, एन बराबर 1 बाय, तो 1 बाय टी का मान लीजिए यहीं पर 2 पाई गुना 1 बाय टी लिख सकते हैं, तो बराबर 2 पाई एन। तो एन एक सेकेंड में लगाए गए दोलनों की संख्या। तो ओमेगा बराबर 2 पाई बाय टी, इसी को तोड़िएगा तो निकल जाएगा 2 पाई। तो ओमेगा बराबर कितना, तो 2 पाई एन बराबर 8। और आपको क्या कर रहा है, एक सेकंड में होने वाले दोलनों की संख्या निकाले, यानी क्या निकाले, एन निकाले। तो एन बराबर 8 बाय 2 पाई यानी 4 बाय पाई। चार बटे पाई। क्लियर हुआ? नेक्स्ट 4 बटे पाई है ऑप्शन में। नेक्स्ट, यदि किसी सरल लोलक का गोलक पारे से भरा खोखला गोला है, यदि सरल लोलक का गोलक पारे से भरा खोखला गोला है, यदि पारे को निकाल दिया जाए तो लोलक का आवर्तकाल क्या होगा? देखिए, सरल लोलक का आवर्तकाल टी बराबर 2 पाई अंडर रूट एल बाय जी। ये सिंपल पेंडुलम है जो सरल आवर्त गति कर रही है और आवर्तकाल एक दोलन या एक कंपन में लगा समय, और इसका मान होता है 2 पाई अंडर रूट एल बाय जी, जहां एल ये लंबाई को क्या कहते हैं, एल, इस लंबाई को क्या कहते हैं, एल कहते हैं। क्लियर? अब जो ये लंबाई है एल और जी गुरुत्वीय त्वरण है जिसका मान 9.8 होता है। अब देखिए, ये जो लंबाई है इस लंबाई को मापा जाता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी से। कहां से मापा जाता है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी से, यानी वस्तु के केंद्र से। तो सरल आवर्त गति कर रहे सरल लोलक की लंबाई इस बिंदु से वस्तु के सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहां तक की दूरी को, यहां से दूरी मापा जाता है। अब क्या कर रहा है कि एक पारे से भरा खोखला गोला है, यदि आधे पारे को निकाल दिया जाए, पहले पारा से भरा गोला था, यदि सरल लोलक का गोलक पारे से भरा खोखला गोला है, यानी मान लीजिए खोखला गोला है जो पारा से क्या है, भरा है, उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहां है और यहीं से इसकी लंबाई को मापा जाएगा। किसी भी वस्तु जो सरल आवर्त गति कर रही है उसके लंबाई का मापन उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी से हो रहा है, उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी से हो रहा है। अब ये पारा से भरा, उसके बाद क्या किया, आधा पारा को निकाल दिया गया है। आधा पारा को क्या कर दिया गया है, पहले पारा पूरा भरा था, अब आधे पारे को क्या कर दिया गया है, निकाल दिया गया है। आधे पारे को निकालिएगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे आ जाएगा। आधा पारा को निकाल दीजिएगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो बीच में था वो क्या आ जाएगा। अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे आने से एल का मान क्या होगा, एल का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। एल का मान क्या हो जाएगा, तो अगर गोला से आधा पारा को निकालेंगे तो गोला का सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे आ जाएगा, जिससे प्रभावी लंबाई एन का मान, एल का मान क्या होगा, बढ़ जाएगा। और आवर्तकाल अगर 2 पाई अंडर रूट एल बाय जी, तो आवर्तकाल अंडर रूट एल का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, सीधा समानुपाती है। एल बढ़ेगा टी बढ़ेगा, एल घटेगा टी घटेगा। फिलहाल एल आपका क्या हो चुका है, बढ़ गया, तो टी भी क्या होगा,
बढ़ जाएगा, यानी आवर्तकाल क्या होगा? बढ़ जाएगा। आवर्तकाल क्या होगा? क्लियर? आवर्तकाल बढ़ जाएगा। आवर्तकाल क्या होगा? बढ़ जाएगा। अभी तुरंत बताएं सरल लोलक का आवर्तकाल t बराबर 2 पाई अंडर रूट एल बाय जी। इसको याद रखिएगा। सरल लोलक का आवर्तकाल t बराबर 2 पाई अंडर रूट एल बाय जी। क्लियर? जब लोलक का झूलता गोलक, जब लोलक का झूलता गोलक अपने संतुलन स्थिति, माध्य स्थिति को ही क्या कहते हैं? संतुलन स्थिति कहते हैं। ठीक है, माध्य स्थिति तो आप समझ गए हैं ना? माध्य स्थिति को आप समझ गए कि नहीं? माध्य स्थिति को ही क्या कहते हैं? संतुलन स्थिति। और माध्य स्थिति में उसका वेग और गतिज ऊर्जा, वेग और गतिज ऊर्जा दोनों क्या होता है? महत्तम। अब माध्य स्थिति को एक और नाम से जानते हैं, क्या? संतुलन स्थिति। तो जब लोलक का वह आवर्तकाल कम होगा। क्लियर? गुरुत्वीय त्वरण जी और सरल लोलक के आवर्तकाल के बीच का संबंध उल्टा है। जी का मान जहां अधिक होगा वहां सरल लोलक का आवर्तकाल कम होगा। जी का मान जहां कम होगा वहां सरल लोलक का आवर्त हो गया। चलिए चलिए, अब सही हो गया है। जिनका 11 छूट गया है तो एक बार देख लीजिए, सही हो गया। कुछ देर के लिए नेट गायब हो गया था। जब लोलक का झूलता गोलक अपनी संतुलन स्थिति, संतुलन स्थिति किसको कहते हैं? माध्य स्थिति को कहते हैं। संतुलन स्थिति किसको कहते हैं? माध्य स्थिति को कहते हैं। तो माध्य स्थिति पर हम पहले से जान चुके हैं कि वेग और गतिज ऊर्जा क्या होता है। माध्य स्थिति पर वेग और गतिज ऊर्जा महत्तम होता है, बाकी सब कुछ शून्य होता है। तो संतुलन बिंदु को पार करता अर्थात माध्य बिंदु को पार करता तो उसकी वेग और गतिज ऊर्जा क्या होगी? तो संतुलन स्थिति तो पार करती है तो उसकी गतिज ऊर्जा, उसकी ऊर्जा पूर्णतः क्या होगी? गतिज होगी। उसकी ऊर्जा पूर्णतः गतिज होगी। क्यों? तो माध्य बिंदु पर वेग और गतिज ऊर्जा महत्तम होता। नेक्स्ट नेक्स्ट समझिए, फिर से समझिए। सरल लोलक का आवर्तकाल t बराबर 2 पाई अंडर रूट एल बाय जी होता है। अगर इस फॉर्मूला को देखें तो t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अंडर रूट एल और t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अंडर रूट 1 बाय जी, अंडर रूट 1 बाय जी। अब ध्यान दीजिए, t जो है वह g के मान से उल्टा संबंध रखता है। जहां g का मान अधिक होगा आवर्तकाल कम होगा, जहां g का मान कम होगा वहां आवर्तकाल अधिक होगा। तो हम जानते हैं कि विषुवत रेखा पर, विषुवत रेखा पर g क्या होता है? न्यूनतम। ध्रुव पर, ध्रुव पर जी क्या होता है? महत्तम। ध्रुव पर जी क्या होता है? महत्तम। विषुवत रेखा पर जी न्यूनतम, ध्रुव पर जी महत्तम। जी और आवर्तकाल के बीच का संबंध उल्टा। जहां जी महत्तम है वहां आवर्तकाल कम होगा, जहां जी न्यूनतम है वहां आवर्तकाल अधिक होगा। तो सरल लोलक का आवर्तकाल ध्रुव से अधिक विषुवत रेखा पर होगा। सरल लोलक का आवर्तकाल ध्रुव पर कम होगा। क्यों? तो ध्रुव पर जी अधिक है, जी अधिक होगा तो टी कम होगा, जी अधिक होगा तो टी कम होगा।
तो ध्रुव पर जी का मान महत्तम होने के कारण ध्रुव पर आवर्तकाल कम होगा और विषुवत रेखा पर जी न्यूनतम होने के कारण विषुवत रेखा पर आवर्तकाल अधिक होगा। यानी सरल लोलक का आवर्तकाल ध्रुव से अधिक विषुवत रेखा पर होगा, ध्रुव से अभी अधिक विषुवत रेखा पर होगा। क्लियर? एक लड़की झूले पर बैठी है, यदि वह खड़ी हो जाए तो झूलने का दोलन काल, ध्यान दीजिएगा, T बराबर 2 पाई अंडर रूट L बाय जी। सरल लोलक का आवर्तकाल, लड़की होगा, सही कर लीजिए, क्लियर? तो झूले की गति भी लगभग सरल आवर्त गति होती है, झूले की गति भी लगभग सरल आवर्त गति होती है और उसका आवर्तकाल T बराबर 2 पाई अंडर रूट L बाय जी। यानी कि आवर्तकाल T अंडर रूट L का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब आपको क्या बताए थे कि सरल आवर्त गति में जो लंबाई का मापन होता है, एक ही स्थिति को लेते हैं, लंबाई का जो मापन होता है वो वस्तु के गुरुत्व केंद्र से। सरल आवर्त गति में आवर्तकाल अंडर रूट L का समानुपाती होता है और सरल आवर्त गति में ये जो लंबाई है इसका मापन होता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी से, इसका मापन होता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी से। अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी से जो इसका मापन होता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से जो इसका मापन होता है, तो आप पहले यह जान लीजिए मनुष्य का केंद्र उसका नाभि है। क्या है? नाभि। तो जब झूले पर बैठी थी तो गुरुत्व केंद्र यानी कि नाभि क्या था? नीचे। अब वो क्या हो गया? खड़ा हो गया। खड़ा होने से नाभि ऊपर चला जाएगा, अर्थात केंद्र क्या हो जाएगा? ऊपर चला जाएगा। केंद्र ऊपर जाएगा, मान लीजिए कि केंद्र यहां से यहां आ गया तो प्रभावी लंबाई में क्या आएगी? कमी। लंबाई में कमी आएगी तो टी में भी, अर्थात दोलन काल या आवर्त काल क्या होगा? घट जाएगा। क्लियर? समझे कि नहीं बात को? एक सरल आवर्त गति कर रहे वस्तु की लंबाई उसके गुरुत्व केंद्र से मापा जाता है, उसके केंद्र से मापा जाता है। एक मनुष्य का केंद्र उसके नाभि पर होता है। इसीलिए अगर झूला झूल रहे लड़की की जो लंबाई मापी जाएगी L, वह उसके नाभि और झूले के जहां पर रस्सी बंधा हुआ है वहां तक की दूरी होगी। अब खड़े हो जाने की स्थिति में नाभि यानी केंद्र ऊपर आ जाएगा, प्रभावी लंबाई घट जाएगी। लंबाई घट जाने से आवर्त काल, जिसको दोलन काल भी कहते हैं, वो भी क्या होगा? घट जाएगा। क्लियर? किसी स्थान पर लोलक घड़ी सेकेंड बजाती है। अगर लोलक घड़ी सेकेंड बजाती है तो उसे सेकेंडी लोलक कहते हैं और इसका आवर्त काल कितना होता है? 2 सेकेंड होता है। इसका आवर्त काल कितना होता है? 2 सेकेंड होता है। किसी स्थान पर लोलक घड़ी सेकेंड बजाती है और इसका आवर्त काल कितना? 2 सेकेंड। अगर कोई लोलक घड़ी सेकेंड बजा रहा है तो उसका मतलब है कि वो एक तरफ जाने में 1 सेकेंड ले रहा है, यानी उसका टोटल आवर्त काल कितना है? 2 सेकेंड है। और इसे इस स्थान से दूसरे स्थान पर जहां जी का मान पहले से 1/6 भाग है ले जाया जाए तो आवर्त काल क्या होगा? तो जो लोलक घड़ी सेकेंड बजाती है वो सेकेंडी लोलक कहलाती है। और सेकेंडी लोलक का आवर्त काल कितना? 2 सेकेंड। सेकेंडी लोलक का आवर्त काल कितना? 2 सेकेंड। यहां पर फॉर्मूला होगा
G1 T1 स्क्वायर बराबर G2 T2 स्क्वायर, जहां T आपका क्या है, आवर्तकाल। ऐसे सवाल बनाने के लिए फॉर्मूला जो इस्तेमाल होता है G1 T1 स्क्वायर बराबर G2 T2 स्क्वायर। 1 पहली स्थिति है और 2 जो है वह दूसरी स्थिति है, जहां दूसरा स्थान पर उसे ले गया है। तो पहली स्थिति में आवर्तकाल कितना है, 2, तो 2 का स्क्वायर। कह रहा है कि दूसरे स्थान पर G2 पहले का क्या है, 1/6 है। तो G2 यानी कि करें दूसरे स्थान पर G का मान पहले स्थान का 1/6 है। हम पहले स्थान का क्या माने हैं, G1, तो दूसरे स्थान का G2 बराबर G1/6, G1/6। क्लियर हो गया, अब बन जाएगा। तो G2 बराबर G1/6 गुना T2 स्क्वायर, और T2 ही आपको निकालना है। तो G1 कट गया, G1 2 दूनी 4 छक्का 24 बराबर T2 स्क्वायर। ये हो जाएगा 2√6 बराबर T2। तो आवर्तकाल हो गया 2/√6। 2√6 न होगा, हाँ ठीक है। क्लियर, बात समझ गए, 2√6। एक मीटर लंबाई वाले एक सेकेंडी लोलक, सेकेंडी लोलक उसे कहते हैं जिसका आवर्तकाल 2 सेकेंड होता है। सेकेंडी लोलक उसे कहते हैं जिसका आवर्तकाल 2 सेकेंड होता है। 1 मीटर लंबाई वाले एक सेकेंडी लोलक को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है। यदि चंद्रमा के सतह पर घूरते तुरंत पृथ्वी के सतह का 1/6 हो तो चंद्रमा के सतह पर सेकेंडी लोलक की लंबाई 1/6 मीटर हो जाएगी। सीधा G 1/6 हो गया तो लंबाई भी पहले का 1/6। अब पहले 1 है तो अब 1/6 मीटर हो जाएगा। सीधा याद रखिए इसको। सरल आवर्त गति करते हुए कण का आयाम दिया हुआ है, आवर्तकाल दिया हुआ है, तो महत्तम वेग निकालने के लिए कहता है। और कई बार बता चुके हैं, महत्तम वेग बराबर a ओमेगा। a क्या है, आयाम, जिसका मान 0.2 π/t, तो 0.072 गुना पाए। आवर्तकाल का मान कितना है, 2.5। इस तरह सवाल बना चुके हैं ना कई बार। तो 0.072, अब पाई का मान कितना होता है, 22/7 गुना 2.5। अब इसको काट कर निकालिए, तेजी से काटिए इसको। कितना आ रहा है, 0.176 मीटर पर सेकेंड। 0.176 मीटर पर सेकेंड। क्लियर। तो महत्तम वेग बराबर ए ओमेगा, महत्तम वेग बराबर ए ओमेगा। क्लियर। सरल आवर्त गति कर रहे कण का वेग अधिकतम होता है माध्य बिंदु पर ना। वेग अधिकतम कहां होता है, वेग और गतिज ऊर्जा अधिकतम माध्य बिंदु पर। क्लियर। ये है आपका क्या, ये है अंतिम बिंदु।
इसको यहां पर दोनों छोर, तो ध्यान रखिएगा माध्य बिंदु पर वेग तथा गतिज ऊर्जा महत्तम तथा अन्य भौतिक राशि शून्य होता है। अन्य भौतिक राशि शून्य होता है। मध्य बिंदु पर वेग और गतिज ऊर्जा महत्तम तथा अन्य भौतिक राशि शून्य होता है। क्लियर। दूसरा, दोनों अंत बिंदु पर बल, त्वरण, विस्थापन, स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी महत्तम तथा अन्य भौतिक राशि क्या होता है? शून्य होता है। क्लियर। मध्य बिंदु पर वेग तथा गतिज ऊर्जा महत्तम तथा अन्य भौतिक राशि शून्य। दोनों अंत बिंदु पर बल, त्वरण, विस्थापन, स्थिति ऊर्जा महत्तम, अन्य भौतिक राशि शून्य। अन्य भौतिक राशि शून्य। क्लियर। समझ में आ गई। तो सरल आवर्त गति से गतिशील कण का वेग अधिकतम होता है कहां? मध्य बिंदु पर। वेग अधिकतम होता है मध्य बिंदु पर, और गतिज ऊर्जा भी अधिकतम होता है। सरल आवर्त गति कण का वेग न्यूनतम होता है दोनों छोरों पर, यानी दोनों अंत बिंदु पर। दोनों छोरों पर यानी दोनों अंत बिंदु पर। सरल आवर्त गति से गतिशील कण का त्वरण अधिकतम होता है दोनों छोरों पर। दोनों छोर पर त्वरण अधिकतम दोनों छोर पर। सरल आवर्त गतिशील कण का त्वरण न्यूनतम होता कहां? मध्य बिंदु पर। लोलक का आवर्तकाल पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान क्या होगा? शून्य। और जब जीरो से किसी को भागा देते तो उसका मान जीरो से लेकर इंफिनिटी के बीच कुछ भी आ सकता है ना। आवर्तकाल T बराबर 2π√L/g, और पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान, जीरो से किसी चीज को भागा दीजिएगा तो उत्तर आएगा शून्य से इन्फिनिटिव के बीच। शून्य से इन्फिनिटिव के बीच। जीरो से भागा देने पर उत्तर कितना आएगा? जीरो से लेकर इन्फिनिटिव के बीच। कृत्रिम उपग्रह में भी जी का मान क्या होता है? शून्य। कृत्रिम उपग्रह में भी जी का मान क्या होता है? शून्य। तो वहां पर भी आवर्तकाल शून्य और अनंत के बीच होगा, जीरो और इन्फिनिटिव के बीच होगा। एक सरल लोलक ऊपर जाते हुए लिफ्ट में काम नहीं करेगा और इसका दोलन शून्य होगा। ऊपर जाते लिफ्ट में आपका लोलक घड़ी काम नहीं करेगा और आपका दोलन क्या होगा? शून्य होगा। दोलन होगा ही नहीं, मतलब क्या होगा? शून्य होगा। ऊपर जाते लिफ्ट में लोलक घड़ी काम नहीं करेगी। सरल लोलक की लंबाई दुगुनी कर दी जाए तो परिवर्तित आवर्तकाल और मूल आवर्तकाल का अनुपात कितना होगा? तो हम मान लिए कि आवर्तकाल कितना है? आवर्तकाल मान लेते हैं कितना है? 1 है। तो T बराबर 2π√L/g,
तो टी समानुपाती अंडर रूट एल। तो सरल लोलक की लंबाई दुगुनी कर दिया जाए, बाकी सब कुछ कांस्टेंट है, लंबाई दुगुनी कर दिया। तो मान लेते पहले लंबाई कितना है 1, पहले लंबाई कितना है 1। अब अगर परिवर्तित कर दिया, परिवर्तित कर दिया तो परिवर्तित आवर्तकाल 1 गुना 2 कितना 2। तो अब कर रहा है परिवर्तित किया मतलब लंबाई को क्या कर दिया गया, पहले का लंबाई क्या मान लिए, तो परिवर्तित होकर कितना हो जाएगा। अब परिवर्तित आवर्तकाल और मूल आवर्तकाल का अनुपात, आवर्तकाल अंडर रूट एल के, सॉरी आवर्तकाल नहीं, 1 मिनट गड़बड़ा गए, ध्यान दीजिए। यहां सरल लोलक की लंबाई दुगुनी कर दी गई है। सबसे पहले सरल लोलक का आवर्तकाल टी बराबर 2 पाई अंडर रूट एल बाय जी, टी बराबर 2 पाई अंडर रूट एल बाय जी। तो टी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा अंडर रूट एल का। अब यहां पर आइए कि आपने मान लिया लंबाई कितना है 1, तो लंबाई बढ़ाकर दुगुना कर दिया गया, तो परिवर्तित लंबाई बराबर कितना हो जाएगा 2। अब आवर्तकाल क्या होगा, तो आवर्तकाल परिवर्तित अवस्था में अंडर रूट 2, अब पहली अवस्था में 1, टी बराबर अंडर रूट एल है, तो परिवर्तित कर परिवर्तित आवर्तकाल मूल आवर्तकाल। तो जब लंबाई आपका 2 है तो टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अंडर रूट 2, और जब 1 है तो डी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अंडर रूट 1। अंडर रूट 1 का मान कितना होता है, अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो इसको बराबर कर लीजिए, क्योंकि ये और ये दोनों स्थितियों में बराबर है, इसमें कोई परिवर्तन हुआ नहीं है। तो लंबाई दुगुना करने पर परिवर्तित आवर्तकाल और मूल आवर्तकाल अंडर रूट 2/1 हो जाएगा। क्लियर। पृष्ठ तनाव की बीमा, पृष्ठ तनाव का मात्रक न्यूटन प्रति मीटर, और न्यूटन का बीमा ML_T-2। अब पर मीटर कट गया, ML0T-2, ML0T-2। क्लियर, कोई दिक्कत। अब अगला चैप्टर क्या है, साउंड। साउंड है, चलिए इंपॉर्टेंट चैप्टर है साउंड का। कितना क्वेश्चन है 112। अगला क्लास में इसको खत्म करेंगे, 112 क्वेश्चन, ठीक है। बहुत क्वेश्चन इजी है, कुछ ही क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल होगा। तो साउंड जो है आज मंगलवार है कि बुधवार है, मंगलवार है, बृहस्पतिवार को क्लास होगा, तो बृहस्पतिवार जो है नाश्ता करके आइएगा, ठीक है। साउंड को खत्म कर देंगे उस दिन। क्लियर। लाइट में 2 क्लास लगेगा, लाइट में जो है शायद 200 क्वेश्चन है, तो उसको 2 क्लास में खत्म करेंगे, ठीक है। तो मिलिए अगला क्लास में, और अगला क्लास में साउंड पूरा खत्म हो जाएगा। चलिए 20 का आंसर, 20 का आंसर, 20 का आंसर, 20 का आंसर भी होगा। चलिए ठीक है दोस्तों, अगले क्लास में आपका साउंड चैप्टर, अगले क्लास में आपके साउंड चैप्टर को खत्म कर दिया जाएगा। चूंकि यह चैप्टर में बहुत टर्मोलॉजी था, समझना बहुत जरूरी था। तो मिलते हैं अगले क्लास में।